नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC2 के यूनिट 2 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है दृश्य कला एवं शिल्प, यानी कि विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। विजुअल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में दृश्य कला एवं शिल्प, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, समकालीन कलाकार के बारे में जाना था। आज के क्लास में हम बात करेंगे पेंटिंग के बारे में, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग। कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की चित्रकलाएं, विभिन्न प्रकार की पेंटिंगें। पेंटिंगें कितनी प्रकार की होती है, इससे कितने प्रकार हैं, कलर के कितने प्रकार हैं, इन सब के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग के बारे में। विभिन्न प्रकार की पेंटिंग है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके वाटर कलर के बारे में। वाटर कलर यानी कि जल रंग, इसे आप सभी जल रंग भी कह सकते हैं, वाटर कलर भी कह सकते हैं। वाटर कलर क्या होता है? वाटर कलर में आप लिख सकते हैं कि जल रंग चित्रण के लिए मुख्यतः कागज का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाटर कलर से पेंटिंग बनाते हैं, जल रंग से पेंटिंग बनाते हैं, जल रंग को आप बोल सकते हैं एक ऐसा कलर, एक ऐसा रंग जिसको प्रयोग करने से पूर्व इसमें जल मिलाया जाता है, यानी कि पानी मिलाया जाता है। जल रंग में क्या होता है, जब हम जल रंग से पेंटिंग करते हैं तो इसमें हम पानी मिला करके इसका प्रयोग करते हैं। जल रंग से पेंटिंग करने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होता है? कागज का प्रयोग किया जाता है। कागज पर जल रंग से हम पेंटिंग करते हैं। बाजार में, मार्केट में कई नामों से और कई गुणों से जो है कागज मिलते हैं, यानी कई तरह कागज मिलते हैं जिस पर हम वाटर कलर कर सकते हैं, वाटर कलर की पेंटिंगें बना सकते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेपर है उसका नाम है हाथ का बना कागज, जिसे आप बोल सकते हैं हैंडमेड पेपर। हैंडमेड पेपर, हैंडमेड पेपर जो होता है जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, सबसे बेहतर माना गया है। यदि आप जल रंग करते हैं, वाटर कलर करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हैंडमेड पेपर आपको खरीदना पड़ेगा। आप हैंडमेड पेपर पर, यानी कि हाथ का बना कागज पेपर पर, इस पर आप जल रंग को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यदि आप जल रंग सीखना चाहते हैं, जल रंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हैंडमेड पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम प्रयोग करते हैं जल रंग का, तो हमें पता चलता है कि जल रंग प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। जल रंग के जब आप प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे इसके प्रयोग का जो प्रकार होता है, प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के जल रंग मार्केट में उपलब्ध होते हैं, यानी कि बाजार में उपलब्ध है। पहला आपका होता है सॉल्यूबल और दूसरा होता है इनसॉल्यूबल, यानी कि आप कह सकते हैं घुलनशील और अघुलनशील। दो तरह के जल रंग जो है बाजार में उपलब्ध हैं, बाजार में मिलते हैं। एक आपका होता है सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील, और दूसरा होता है अनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील। सॉल्यूबल में क्या होता है? इस श्रेणी में वो रंग आते हैं जो चित्रण में प्रथम परत के सूख जाने के पश्चात द्वितीय परत लगाने पर पुनः घुल जाते हैं। यानी कि जो आप साइंस का फार्मूला समझ रहे थे कि जो चीज़ पानी में घुल जाए उसे हम लोग घुलनशील कहेंगे, और जो नहीं घुले उसे अघुलनशील कहेंगे। ये परिभाषा आपको कला में काम नहीं करती है, कला की अलग परिभाषा होती है। सॉल्यूबल या क्या कहेंगे? वैसा रंग जो कि पानी में, क्योंकि पानी में दोनों घुलता है, सॉल्यूबल भी घुलेगा, इनसॉल्यूबल भी घुलेगा। अंतर बस कितना है कि एक बार इसे पानी में घोरने के बाद, पानी में घोर कर आप एक बार पेंटिंग कर देते हैं, पुनः जब ये रंग सूख जाता है, मान लीजिए पानी में घोर दिया, रंग सूख गया, उसके बाद पुनः जब हम पानी डालेंगे तो फिर से घुल जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील रंग। यदि आप पेंटिंग भी कर दिए, मान लीजिए आप पेंटिंग कर दिए एक रंग से और उस पर आप दूसरा कलर यदि लगाएंगे तो क्या होगा?
अंदर का कलर भी बाहर दिखने लगेगा, वो भी कलर घुल जाएगा और दोनों मिल करके फिर एक तीसरे रंग का निर्माण कर देंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि दो रंग के मिलाने से तीसरा रंग बनता है, तो उसी वही हाल होगा आपके घुलनशील में। लेकिन अनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील में क्या होता है, इसमें इस श्रेणी के अंतर्गत हम उस रंग को रखते हैं जो कि प्रथम परत के सूख जाने के बाद द्वितीय परत लगाने पर पुनः नहीं घोलते और इसके द्वारा परत दर परत चित्रण किया जा सकता है। यानी कि अघुलनशील में आप बोल सकते हैं वैसे रंग जो कि पानी में एक बार घोल लेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन यदि एक बार वो सूख गया तो दोबारा आप उसे घोल करके नहीं यूज कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के जो पेंट रंग आते हैं उसको क्या किया जाता है, ट्यूब से निकालने के बाद उतने ही मात्रा में प्लेट में घोरा आता है जितना कि हम एक बार में यूज कर सकें। क्योंकि एक बार यदि आपके प्लेट में रंग यदि सूख गया तो दोबारा आप उसे घोल नहीं सकते, दोबारा उसे तैयार नहीं कर सकते हैं। तो वैसी श्रेणी के रंग को, उस तरह के रंग को हम बोलते हैं अघुलनशील रंग। इसका पेंटिंग में ही प्रयोग किया जाता है। पेंटिंग में हम परत दर परत यानी कि लेयर बाय लेयर हम चित्र बना सकते हैं। यानी कि हम एक कलर से चित्र बना दिए, यदि इसके बाद दूसरा लेयर लगाएंगे तो क्या होगा, अंदर का लेयर बाहर नहीं निकलेगा और पेंटिंग हमारी बेहतर बनेगी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार या जिस तरह का हम चित्र निर्माण कर रहे हैं उस तरीके से हम रंग का प्रयोग करते हैं। जल रंग में हम आगे जानते हैं कि जल रंग को अपने स्वरूप तथा तकनीक की दृष्टि से भी दो श्रेणी में बांटा गया। दो श्रेणी में हम इसे विभक्त कर सकते हैं। हमने पहले क्या जाना था, जल रंग प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार होते हैं। जैसे हमने जाना घुलनशील और अघुलनशील के बारे में। जैसे क्या करते हैं कि वाटर कलर क्या होता है, प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घुलनशील और दूसरा होता है अघुलनशील। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जल रंग को अपने स्वरूप तथा तकनीक की दृष्टि से भी इसे दो भागों में बांट दिया गया। पहला होता है ट्रांसपेरेंट और दूसरा होता है ओपेक। पारदर्शक और अपारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट और ओपेक जो है ये दो प्रकार होते हैं। वाटर कलर जो है कला की श्रेणी में, या जब आप चित्र बनाना शुरू करते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वाटर कलर ही सीखना चाहिए। वाटर कलर क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये बाकी आपके मीडियम में, चाहे वाश पेंटिंग हो, ऑयल कलर हो, पेस्टल कलर हो, एक्रेलिक कलर हो या फिर टेम्परा हो, इन सभी मीडियमों से सबसे यदि हम हार्ड मीडियम की बात करें, स्ट्रॉन्ग मीडियम की बात करें, तो वो आपका होता है वाटर कलर। वाटर कलर को सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम, सबसे हार्ड मीडियम माना गया है। आप कह सकते हैं वाटर कलर जो है सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम है। यदि आप वाटर कलर से पेंटिंग बनाना सीख जाते हैं, वाटर कलर को अच्छी तरह सीख जाते हैं, तो बाकी जितने भी ये कलर हैं, इन सभी कलर को आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यदि आप भी आर्ट सीखना चाहते हैं, कला सीख रहे हैं, तो कोशिश करें आप कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कलर में ही चित्रों का निर्माण करें। यदि आप सभी को याद होगा तो जो आप महाविद्यालय में प्रैक्टिकल कार्य करते थे, तो मेरे द्वारा आपको बस वाटर कलर दिया जाता था। आप सभी को भी याद होगा, आप कलर में पानी मिलाकर, जल मिलाकर पेंटिंग करते थे, वो मीडियम था आपका वाटर कलर। यदि आप वाटर कलर सीख लेते हैं तो बाकी जितने भी मीडियम है, जितने भी कलर हैं, उन सब को भी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से इसे समझ सकते हैं। चलिए हम दूसरे आपका मीडियम जिसे बोलते हैं वाश पेंटिंग, वाश पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। इसका नाम वाश पेंटिंग ही है, लेकिन कहीं कहीं से प्रक्षालन भी जाना था, प्रक्षालन विधि लिखा गया, भी आपको याद रखना है। वाश पेंटिंग को कहा जाता है प्रक्षालन पेंटिंग। प्रक्षालन पेंटिंग एक प्रकार है वाश पेंटिंग का। वाश पेंटिंग को ही प्रक्षालन पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम यदि हम वाश पेंटिंग की बात करें, वाश विधि की बात करें, तो सबसे पहले इसका प्रयोग चित्रकला में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे और इन्हीं के द्वारा वाश पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। यानी कि आप कह सकते हैं फादर्स ऑफ वाश पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर।
वाश पेंटिंग के जन्मदाता, वाश पेंटिंग को जन्म देने वाले या वाश पेंटिंग में कार्य करने वाले कलाकार थे अवनींद्र नाथ टैगोर, या इन्हें अवनींद्र नाथ ठाकुर भी कहा जाता है। इस चित्रकला विधि में होता क्या है, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं वाश, वाश में क्या होता है, धोना। तो इस चित्रकारी विधि में हम क्या करते हैं, चित्र बनाने के बाद उस चित्र को पानी से बार बार धो दिया जाता है, और कलाकार इसमें क्या करते हैं, इस तरह के पेंटिंग में जैसे मान लीजिए आपका कोई कैनवास है, उस कैनवास पर रंग लगा देंगे और उसे पानी से धो देंगे, बार बार पानी से धोया जाता है। इससे क्या होता है, इस तरह की पेंटिंग करने में एक बेहतर इफेक्ट आता है, एक बेहतर प्रभाव आता है। यानी कि आकाश आपको दिखाना हो या जल का प्रभाव दिखाना हो, तो इन सब प्रभाव दिखाने के लिए कलाकार के द्वारा इस तरह की पेंटिंगों का प्रयोग किया जाता है। वाश का अर्थ ही होता है धोना, यानी कि आपको पेंटिंग बनाना है, बार बार पानी से धोना है, तो उससे क्या होता है, एक बेहतर इफेक्ट आता है, बेहतर प्रभाव आता है आपकी पेंटिंग में। चलिए हम अगले पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, वो है ऑयल कलर। ऑयल कलर यानी कि तेल रंग। जैसा आपका वाटर कलर है वैसे यहाँ पर क्या है, ऑयल कलर है। अंतर क्या है कि ऐसा रंग जिसमें हम लोग ऑयल मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑयल कलर। वाटर कलर में क्या होता है, ऐसा कलर जिसमें हम लोग पानी मिलाते हैं। ऑयल कलर में क्या होता है, हम लोग ऑयल मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं। जब हम ऑयल कलर की बात करते हैं तो हम याद करते हैं 19वीं सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी के पूर्व यूरोप में तेल चित्रण का उपयोग शुरू किया गया था। कोई पूछे आपसे कि तेल रंग कब से शुरू किया गया था, तेल रंग की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि तेल रंग की शुरुआत पूर्व यूरोप में 19वीं सदी में 19वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में तेल रंग की शुरुआत करने वाले सर्वप्रथम चित्रकार थे केरल के राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है रंग रसिया, शायद आप सभी ने देखी भी होगी। तो राजा रवि वर्मा क्या थे, वो पहले कलाकार थे भारत के जिन्होंने तेल रंग से कार्य करना शुरू किया, यानी कि ऑयल पेंटिंग से उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया, जिनका नाम था राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को तेल रंग की शिक्षा एक अंग्रेज चित्रकार जिनका नाम था थियोडोर जेनसन, उनके द्वारा दी गई थी। क्योंकि ये क्या था, ऑयल कलर को पहले भारत में कोई नहीं जानता था, पहले इसके चित्रकार राजा रवि वर्मा थे। तो बारी आती है कि राजा रवि वर्मा को तेल रंग सिखाया कौन था, तो उनके सिखाने वाले एक अंग्रेज चित्रकार थे जिनका नाम था थियोडोर जेनसन। थियोडोर जेनसन ने ही राजा रवि वर्मा को तेल रंग की शिक्षा दी थी और इनके द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया था। राजा रवि वर्मा के ऊपर जो मूवी बनी है वो आप देखेंगे तो इनके बारे में और भी स्पष्ट जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। तेल रंग चित्रण के लिए आप सभी के मन में भी सवाल उठा होगा कि ऑयल है तो हम कौन सा तेल मिलाते हैं। आप कोई भी तेल इसमें नहीं मिला सकते हैं, इसके लिए एक अलग से तेल आता है जिसको आप लोग टारपिन का तेल या अलसी का तेल बोल सकते हैं। इस ऑयल पेंटिंग मिलाने के लिए टारपिन का तेल या फिर अलसी के तेल का प्रयोग किया जाता है। आप सब तेल इसमें नहीं मिला सकते, केवल अलसी का तेल या फिर टारपिन का तेल जो आता है वो इसमें मिला करके ऑयल कलर से चित्रों का निर्माण किया जाता है। आपका अगला मीडियम है पेस्टल रंग, यानी कि पेस्टल कलर। पेस्टल कलर को आप सभी जानते भी होंगे, इसे साधारण भाषा में मोम कलर कहा जाता है। इसका आर्टिस्टिक नाम है पेस्टल कलर, लेकिन आप सभी इसे साधारण बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पेस्टल कलर। पेस्टल रंग क्या होता है, सर्वशुद्ध और साधारण चित्रण माध्यम है। पेस्टल में जो है माध्यम के अभाव के कारण रंगतों का स्थायित्व बढ़ जाता है और रंगत बहुत समय तक खराब नहीं होते हैं। पेस्टल में क्या होता है, इसमें हम किसी तरह के माध्यम का प्रयोग नहीं करते हैं। माध्यम का अर्थ क्या होता है, मीडियम, यानी कि रंग में किसी मीडियम को मिलाया जाता है। जैसे कि हम वाटर कलर की बात करें तो इसमें क्या होता है, हम जल मिलाते हैं, वाटर का प्रयोग करते हैं। वाश पेंटिंग में क्या होता है, जल रंग से बार बार चित्रों को धोते हैं
ऑयल कलर में हमने क्या देखा, ऐसे रंगों में हम ऑयल मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं। लेकिन पेस्टल कलर में क्या होता है, किसी भी माध्यम को नहीं मिलाया जाता है, इसे आप डायरेक्ट कलर कर सकते हैं। केक क्या होता है, ये मोम कलर इसलिए कहा जाता है कि ये मोम के समान होता है। ये क्या होता है, ये शुद्ध माध्यम है, इसमें किसी भी तरह के मीडियम को मिलाने की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि डायरेक्ट आप ट्यूब से निकाल करके पेंटिंग इससे कर सकते हैं। इसके द्वारा जिन चित्रों का निर्माण किया जाता है वो चित्र क्या होते हैं, बहुत समय तक खराब नहीं होते हैं, इसका लाइफ बहुत अधिक समय तक रहता है। लेकिन इसका एक क्या है, इसका एक दुर्गुण भी है, इसका एक खराबी भी है। और खराबी यह है कि इसका रख रखाव बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्ट ये कलर से बनते हैं। इस पर जो हम पेंटिंग बनाएंगे वो क्या होता है, इसका थिकनेस मोटा हो जाता है और जो ये कलर भी है टूटता बहुत जाता है। तो इसका रख रखाव थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये कलर डायरेक्ट ओपन आता है, बाकी सब कलर क्या होते हैं, ट्यूब में आते हैं। लेकिन पेस्टल कलर देखे होंगे ट्यूब में नहीं आता है, इसीलिए इसका रख रखाव थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि पेस्टल की तकनीक अन्य माध्यमों की तकनीक की तरह ही चित्रकार का व्यक्तिगत विषय है। आप पेस्टल से भी पेंटिंग बना रहे हैं तो आप कितना बेहतर पेंटिंग बनाएंगे, कितनी बेहतरीन पेंटिंगें बना रहे हैं, ये आपके गुण पर निर्भर करते हैं, आपके टैलेंट पर निर्भर करता है कितना आपके अंदर गुण है। जैसे मैंने कहा वाटर कलर हो, वाश पेंटिंग हो, ऑयल कलर हो या एक्रेलिक हो या फिर टेम्परा हो, सभी जो होते हैं कलाकार के गुण पर निर्भर करते हैं। ये उसका व्यक्तिगत विषय होता है कि कौन सी मीडियम से आप कितनी बेहतरीन पेंटिंगें का निर्माण कर पाते हैं। पेस्टल कलर में क्या होता है, हम इसमें मोटे मोटे स्ट्रोक लगा सकते हैं। स्ट्रोक के माध्यम से इसमें हम विभिन्न तरह के प्रभाव को दिखाते हैं। आप सही पेस्टल से भी कलर किए होंगे तो इसमें क्या होता है, कलर करने के बाद से पूरे पेपर पर कलर कर दिया जाता है, उसके बाद कागज या कपड़े से इसे घिसा जाता है, यानी कि इसे घिस करके एक बेहतर इसमें अनुभव दिया जाता है, बेहतर प्रभाव लाया जाता है। पेस्टल कलर से आप काम करेंगे तो देखेंगे कि तो मोम की तरह होता है, मोटा होता है। जब कलर भी करेंगे तो क्या होता है, पेपर पर पूरी तरह से फैलता नहीं है, इसीलिए कागज से या कपड़े से इसे मतलब रगड़ना पड़ता है। रगड़ते हैं तो क्या होता है, कलर जो है पूरे पेपर पर फैल जाता है और चित्र जो है बेहतर बनते हैं। अब हम बात करते हैं आपके पांचवें मीडियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग का। जो आपका पांचवा मीडियम है वो है आपका एक्रेलिक कलर। एक्रेलिक कलर के बारे में हम बात करें तो एक्रेलिक कलर क्या होता है, आप समझ सकते हैं। जो आपका ऑयल कलर है, ऑयल कलर का ही समकक्ष आप एक्रेलिक कलर को मान सकते हैं। क्योंकि जब ऑयल कलर जब आया था तो ऑयल कलर में कुछ क्या थी, कुछ परेशानियां भी थी, जिससे कि सभी कलाकार ऑयल कलर से पेंटिंग नहीं कर पाते थे। तो इसी का एक समकक्ष या इसी का एक रूप आप एक्रेलिक को बोल सकते हैं। एक्रेलिक में होता क्या है, वो सारी सुविधाएं ऑयल कलर वाली ही होती है, लेकिन अंतर क्या होता है कि इसमें ऑयल की जगह पानी मिलाया जाता है, यानी कि इसमें जल मिलाया जाता है। बाकी जितनी भी तकनीकें हैं, जितनी भी तरीके हैं, जैसे हम ऑयल कलर करते हैं उसी तरह हम एक्रेलिक कलर का भी निर्माण करते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्योंकि ऑयल कलर में ऑयल मिला रहता है, तेल मिला रहता है, जिस वजह से ऑयल पेंटिंगें जो है जल्दी नहीं सूखती है, जल्दी तैयार नहीं होती है। यानी कि आप ऑयल कलर से पेंटिंग बना रहे हैं तो एक पेंटिंग को पूरा होने में, कंप्लीट होने में महीनों या सालों लग जाते हैं। लेकिन एक्रेलिक कलर से क्या होता है, एक्रेलिक कलर का माध्यम जल होता है, जिस वजह से एक्रेलिक कलर से की गई पेंटिंगें जल्दी सूख जाती है, जल्दी तैयार हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा इसका माध्यम जल होता है। तो वर्तमान समय में अधिकतर कलाकारों के द्वारा ऑयल कलर की अपेक्षा एक्रेलिक कलर में ज़्यादा कार्य किया जाता है। क्योंकि आप ऑयल कलर से काम करें या एक्रेलिक कलर से काम करें, दोनों का प्रभाव एक जैसा ही होता है। अंतर बस यही है, इसमें हम लोग ऑयल मिलाते हैं और इसमें हम लोग एक्रेलिक में जल मिलाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग का छठा और आपका अंतिम मीडियम है वो है आपका टेम्परा।
टेम्परा क्या है? यह अत्यंत ही प्राचीन माध्यम है, सबसे पुराना माध्यम आप बोल सकते हैं टेम्परा को। जब आपका एक्रेलिक कलर, ऑयल कलर ये सब नहीं आया था, तब का आपका माध्यम टेम्परा है, सबसे पुराना माध्यम है। टेम्परा माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता इसका क्या होता है? इसका पायस होता है। पायस शायद आप सभी जानते होंगे। पायस क्या होता है? जब नहीं जानते हैं तो आप नोट में लिख सकते हैं, NOT नोट। नोट में आप लिखिएगा पायस जलीय तरल में तैलीय अथवा मोम पदार्थ का मिश्रण होता है। पायस क्या होता है? जलीय तरल में तैलीय अथवा मोम पदार्थ का एक मिश्रण होता है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में दूध जो है पायस का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि सूख जाने पर यह पायस पारदर्शक एक झिल्ली का निर्माण करते हैं। यानी कि पायस क्या होता है? जो भी जलीय तरल होता है, उस तरल में जो तैलीय अंश होता है, जैसे कि दूध में क्या होता है? घी का रहता है। यदि पानी में हम तेल मिला देते हैं तो एक पायस बनता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पायस। टेम्परा में क्या होता है? टेम्परा में भी रंग को पायस बनाया जाता है। रंग में ऐसी चीजें मिला दी जाती है जिससे कि उसका एक पायस तैयार हो जाए। पायस तैयार करने के लिए लोग क्या करते थे? पुराने जमाने में टेम्परा जब चित्रांकन करते थे तो टेम्परा विधि से चित्र करने के लिए कलर में अंडे की जर्दी का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अंडा जो है प्रकृति का सबसे सर्वश्रेष्ठ पायस माना गया है। अंडा जानते होंगे, कलाकार क्या करते थे? टेम्परा पेंटिंग बनाने के लिए, टेम्परा चित्र बनाने के लिए वो लोग अपने चित्रों में या रंग में अंडा को मिला देते थे, क्योंकि अंडा को जो है प्रकृति का सबसे श्रेष्ठतम पायस माना गया है। तो इसीलिए चित्रकार जो है अपने रंगों में अंडे को मिला करके, अंडे की जर्दी को मिला करके पायस का निर्माण करते थे और इससे पेंटिंग बनाते थे। इसी में कुछ चित्रकार जो हैं केवल अंडे की सफ़ेदी वाले भाग का प्रयोग करते थे, और कुछ चित्रकार जो हैं अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसका भी प्रयोग करते थे। आज के वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो गोंद और अलसी का तेल जो है कि मिश्रण से भी पायस बनता है, जिसे हम लोग गोंद टेम्परा के नाम से जानते हैं। आप गोंद और अलसी के तेल को जब आपस में मिला देंगे तो उससे भी एक बेहतरीन पायस का निर्माण होगा, जिसे क्या कहता है? इसे गोंद टेम्परा के नाम से जाना जाता है। टेम्परा चित्रण की जब हम बात करते हैं तो हम ज्ञात होता है कि टेम्परा चित्रण के लिए लकड़ी के पैनल या कठोर भूमि की आवश्यकता होती थी। चित्रण तल जो है अधिक से अधिक सफ़ेद रखना चाहिए। सफ़ेद भूमि के कारण चित्र में एक विशेष प्रकार की चमक पैदा हो जाती है। टेम्परा का प्रयोग अभ्यास एवं अनुभव पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने जितनी पेंटिंग के बारे में आपको बताया, सभी में अभ्यास और अनुभव होना चाहिए। जितना आप जितने भी कलर हो, चाहे वाटर कलर हो, वाश पेंटिंग हो, ऑयल कलर हो, पेस्टल कलर हो, एक्रेलिक हो या फिर टेम्परा हो, जितने भी मीडियम हैं, यदि आप इस मीडियम को सीखना चाहते हैं तो आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन सभी माध्यमों में बनाई गई पेंटिंगों को सीख सकते हैं। यदि आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? वाटर कलर सीखेंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, यदि आप वाटर कलर सीख लेते हैं तो बाकी जितनी पेंटिंगें हैं सब पेंटिंगें सीखना आपके लिए आसान हो जाएगी। हाँ, टेम्परा में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको पायस का निर्माण करना पड़ता है, लेकिन इससे हम जो पेंटिंगें बनाते हैं उस पेंटिंग में क्या होता है? विशेष चमक होता है, पेंटिंग में एक शाइनिंग का अनुभव होता है। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे? टेम्परा का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो आपका एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर में भी एक विशेष चमक पाई जाती है। उसी तरह एक और कलर आता है जिसे एक्रेलिक के समकक्ष माना जाता है, वो आपका होता है फैब्रिक कलर। उसमें भी एक विशेष चमक होता है जो चमक हमारे टेम्परा में पाया जाता है। तो वर्तमान समय में फैब्रिक कलर का भी आप सभी प्रयोग करते होंगे। फैब्रिक कलर का प्रयोग ज़्यादातर कपड़ों पर चित्रण करने के लिए किया जाता है भी। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग यानी कि
विभिन्न प्रकार की पेंटिंग के अंतर्गत 6 प्रकार के पेंटिंगों के बारे में जाना, पेंटिंगों के बारे में बात किया। हम अगले वीडियो में आपके दृश्य कला यूनिट के तहत बाकी यूनिट जो है, बाकी सेक्शन जो रह गए हैं उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।